हो चुकी है। 3 लोगों की मौत के बाद गुजरात में खौफ फैल चुका है। कांगो वायरस के हमले के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है। प्रभावित क्षेत्र में डॉक्टरों की टीमों को जांच के लिए भेजा गया है। गुजरात के लोग इन दिनों खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि गुजरात पर एक बेहद ही खतरनाक वायरस ने हमला किया है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि इसकी चपेट में आने के बाद इंसान की मौत तक हो जाती है। इस वायरस की चपेट में आकर अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खतरनाक वायरस का नाम है कांगो फीवर, यानी क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर। कांगो वायरस ने साणंद के कोलाट गांव में सबसे पहले हमला किया। राज्य सरकार ने कोलाट गांव को प्रभावित घोषित किया है। इस वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कोलाट गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 10 गांवों में रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री जय नारायण व्यास ने बताया कि कोलाट और आसपास के इलाकों में 16,000 लोगों का परीक्षण किया जा रहा है। इस जानलेवा वायरस के हमले के बाद प्रशासनिक महकमा भी हरकत में आ गया है। इसके लिए अभी इस गांव में सर्वे भी शुरू किया और इसके आसपास के 5 किलोमीटर की त्रिज्या का 6 विलेजेस जो है उसमें भी सर्वे की कामगिरी की है कि अगर कहीं केस ऐसे हो तो जल्दी से मिल जाए। इस खतरनाक वायरस की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों के मुताबिक ये वायरस बेहद ही खतरनाक है। ये वायरस बहुत ही तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। इस वायरस के चपेट में आने वाले मरीज का इलाज तो संभव है, लेकिन डॉक्टरों को इस वायरस से लड़ने का ज्यादा अनुभव नहीं है, जिसके चलते तमाम तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। कुछ दिनों से ये अननोन वायरल इन्फेक्शन का प्रभाव और उसकी वजह से कुछ मृत्यु हुई है। इस खतरनाक वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए रिबाविरिन नाम की दवा कारगर साबित होती है। फिलहाल इस खतरनाक वायरस से निपटने के लिए गुजरात सरकार और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी में जुटा हुआ है। अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। तो इस वायरस का फिलहाल कहर किस तरह से सामने आ रहा है ये हमने आपको दिखाया। किस तरह से गुजरात के लोग, साणंद के गांव के लोग काफी खौफजदा हैं, क्योंकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या है ये कांगो वायरस, इस वायरस की पहचान कैसे होती है, इस वायरस की रोकथाम के क्या उपाय हैं? जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। किलर कांगो का आखिर क्या है कांगो? गुजरात के साणंद जिले के कोलाट गांव में कांगो ने सबसे पहले हमला किया। इसकी चपेट में आकर 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कांगो फीवर है क्या? इसकी पहचान कैसे की जाती है और इस खतरनाक वायरस से बचने के क्या हैं उपाय? अमूमन ये वायरस पिट्स और टिश्यू से फैलता है। ये वायरस अमूमन खटमल में पाया जाता है। खटमल से ये कांगो वायरस छोटे जानवरों मसलन खरगोश आदि में पहुंचता है। खरगोश से वायरस बड़े जानवरों मसलन गाय भैंस में फैलता है। इस वायरस की चपेट में आए जानवर के संपर्क में इंसान के आने पर ये वायरस इंसानों के शरीर में पहुंच जाता है। इंसान के शरीर में पहुंचते ही ये वायरस बहुत तेजी से इंसानी जिस्म में फैलने लगता है। ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में बेहद तेजी से फैलता है। ये वायरस बेहद जानलेवा है। देखा गया है कि इस वायरस के संक्रमण से 30 से 80% मामलों में लोगों की मौत हो जाती है। कांगो फीवर से संक्रमित होने पर तेज बुखार की शिकायत होती है। बुखार के साथ साथ मांसपेशियों में तेज दर्द, सिर दर्द, आंखों में जलन, रोशनी में डर लगना जैसे लक्षण नजर आते हैं। कुछ लोगों को पीठ में दर्द, उल्टी और गला बैठने की शिकायत भी होती है। इनमें से यदि किसी भी तरह का लक्षण आप में है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर अपनी जांच करवा लें। कहीं कांगो फीवर ने आप पर हमला तो नहीं कर दिया। इस डेडली वायरस को फैलने से रोकने के लिए अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं। मौत के वायरस से बचने के लिए पीड़ित शख्स के शरीर से निकलने वाले द्रव्यों से बचकर रहना चाहिए। पीड़ित शख्स का इलाज करने वाले डॉक्टरों को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। पीड़ित शख्स के परिजनों को भी अपनी जांच करवानी चाहिए ताकि पता चल सके कि कहीं किलर वायरस ने उन पर भी तो हमला नहीं किया है।
गुजरात सरकार ने इस वायरस की रोकथाम के लिए अस्पतालों और गांवों में स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। मौत के वायरस की रोकथाम करना बेहद जरूरी है, वरना ये वायरस कई और लोगों को मौत के मुंह में धकेल सकता है। अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। तो गुजरात के लोग अगर हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि अगर आप सिम्टम्स की सही पहचान कर लें तो आप इस बीमारी से, इस फीवर से और इस वायरस से दूर रह सकते हैं। क्या है ये कोंगो वायरस, ये हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर विनोद रैना हमारे साथ हैं जो कि फिजिशियन हैं। डॉक्टर विनोद रैना, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। इस वायरस की वजह से गुजरात के लोग काफी खौफजदा हैं, खासकर साणंद के, जहां पर 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है इस डेडली वायरस की वजह से। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे ये कोंगो वायरस है क्या, कितना खतरनाक है और इसके ओरिजिन के बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली ये वायरस जो है 12वीं सदी में पहले पाया गया और 1944 में इस वायरस को ताजिकिस्तान में पहले देखा गया और जब ये 1944 में आया तो उस वक्त तकरीबन 200 लोगों की मौत हो गई थी इस वायरस से। और उसके बाद इस वायरस को बहुत सारे कंट्रीज़ में देखा गया। इसको अफ्रीका में देखा गया, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखा गया, ईरान में, इराक में, पाकिस्तान में, और अब ये शायद पहली बार इंडिया में आज हम इसको देख रहे हैं जी। और ये जो वायरस है बेसिकली ये जो देखा गया है कि ये जानवरों में पाया जाता है जी, और जानवरों से ही ये वायरस इंसानों में आता है जी। जानवरों में ये वायरस एक्टिव नहीं होता है, लेकिन जो ही ये वायरस जानवरों से इंसान में आता है तो ये एक्टिव हो जाता है जी। और जो ही एक्टिव हो जाता है तो इसका जो रेट होता है फैलने का वो बहुत ही तेज़ होता है जी। और उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट को आप देखेंगे कि जब आप एग्जामिन करेंगे तो उसमें सिंपल फ्लू के एक वायरल फीवर के सिम्टम्स होंगे जी। उसको जुकाम लगेगा, बॉडी में दर्द हो सकता है और वीकनेस लग सकती है। लेकिन एक डॉक्टर को बहुत ज़रूरी है और एक पेशेंट को भी बहुत ज़रूरी ये देखना है कि साथ साथ में अगर आपके पास ऐसे कोई लक्षण देखे जाते हैं तो आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं, क्योंकि देखा गया कि प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी से गिर जाता है जी। और यूँ ही अगर आपको ऐसे कोई लक्षण लगते हैं बॉडी में कि आपका जुकाम है या फीवर है या हाई ग्रेड फीवर है, बॉडी एक लग रहा है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांच कराएं। और अगर आप इस बीमारी को वक्त पे पकड़ लेते हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है जी। डॉक्टर विनोद, पर एक बड़ा सवाल ये, जैसा कि आपने खुद ये बात कही कि भारत में इंसानों में ये वायरस नया है और ये बात बिल्कुल साफ है कि बहुत ही कम डॉक्टर इसके बारे में भी जान रहे हैं कि है क्या। शायद यही वजह रही कि गुजरात में 3 लोगों की मौत भी हो गई, उनमें एक डॉक्टर भी है। बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी आदमी के अंदर पाए जाते हैं, वो टेस्ट के लिए जाता है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहले ही बार में इस वायरस को डायग्नोस कर लिया जाएगा, पहचान लिया जाएगा? देखिए सर, देखिए फैक्ट है ये एक नई डिजीज़ है और डेफिनेटली हमारे जो मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको भी शायद अभी सिम्टम्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। लेकिन फैक्ट है कि अब हमारे पास ये ऑलरेडी बात आ चुकी है कि दैट इट कैन बी ए कोंगो होमोजेनिक वायरस। तो आप एक रिक्वेस्ट है कि डॉक्टरों से कि वो भी पेशेंट्स की जो जांच है बहुत जल्द कराएं। और पेशेंट्स के लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर उनको लगता है कि अगर गुजरात में लोग हैं, अगर उनको लगता है कि ये सिम्टम्स हैं, वो जाए अपनी जांच कराएं, क्योंकि जांच होने पे कम से कम ये तो पता चलेगा। देखिए सबसे सिंपल सा एक तरीका है, एक सिंपल सा टेस्ट है, एक प्लेटलेट काउंट जी। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, हर एक लैब में अवेलेबल है, वो आप करा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उसका रुझान बहुत नीचे जा रहा है, कि अगर प्लेटलेट काउंट हमारा 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए, और अगर 1.5 लाख से नीचे जा रहा है, मान के चले कि प्लेटलेट काउंट आपका 1 लाख से नीचे जा रहा है, तो आपको जल्दी अपने आप को एडमिट कराना चाहिए किसी हॉस्पिटल में। और वहां पर आप डॉक्टर विनोद, पहचान कैसे होगी? डॉक्टर्स कैसे इस बात की पहचान करते हैं? क्योंकि प्लेटलेट काउंट्स कई और भी वायरसेस जब बॉडी में आ जाते हैं तब भी नीचे चला जाता है, तो इस केस में अगर प्लेटलेट काउंट्स नीचे जा रहे हैं तो कैसे पहचान होगी? सर देखिए, डेफिनेटली मैंने आपको वही बताया कि अभी ये नई डिजीज़ है, अभी इनके जो इस डिजीज़ के बारे में सिम्टम्स है इतना हमको ज़्यादा पता नहीं है उनके बारे में, लेकिन इट विल बी लाइक सिंपल, ये एक वायरल फीवर जैसा ही होगा
और जो हम जैसे अभी आप देखें कि अभी एपिडेमिक ऑफ डेंगू था पूरे आप हमारे दिल्ली में था, और डेंगू में डॉक्टर ने बहुत मदद की पेशेंट्स की, और वैसे ही वो सेम ही सिम्टम्स तकरीबन होंगे जी। पेशेंट को आप उसको आप बताइए कि दैट दीज आर द सिम्टम्स, और उसका आप ब्लड सैंपल ले लीजिए। और बेस्ट है कि अगर पीसीआर किया जाए, क्योंकि पीसीआर टेस्ट से ही ये वायरस डिटेक्ट होता है, बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, और आप पीसीआर ब्लड से आप इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो तमाम हमारे दर्शक हैं, हम उनको यहाँ पर आगाह करना चाहते हैं कि अगर सर्दी जुकाम बुखार तेज बुखार आपको है, तकलीफ हो रही है, तो इसे आप हल्के में ना लें। हो सकता है कॉन्गो फीवर हो, इसलिए आप अपने ब्लड का टेस्ट भी करवाएं, और साथ ही हम आपको बता दें कि आप सिम्टम्स के बारे में अच्छी तरह से जान लें कि किस तरह के सिम्टम्स इस कॉन्गो फीवर में, इस कॉन्गो वायरस के बॉडी में आ जाने के बाद सामने आते हैं। कॉन्गो फीवर की चपेट में आने से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें पीड़ित महिला और उसका इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स भी शामिल हैं। किलर कांगो ने सबसे ज्यादा हमला किया गुजरात साड़न जिले के कोटाल गांव पर, जहां बीते साल 29 दिसंबर अमीना नाम की एक महिला को तेज बुखार, पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद सिलवई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान बीती 3 जनवरी को अमीना की मौत हो गई। अमीना की मौत के बाद इस जानलेवा वायरस ने हमला किया डॉक्टर गगन शर्मा पर। डॉक्टर गगन शर्मा ने ही अमीना का इलाज किया था। अमीना की मौत के कुछ दिनों बाद ही गगन शर्मा की मौत हो गई। इस डेडली वायरस का अगला शिकार बनी अमीना की तीमारदारी करने वाली नर्स आशा बहन। बीती 18 तारीख को कांगो वायरस ने आशा की सांसों की डोर को तोड़ दिया। ये वायरस इतना खतरनाक है कि डॉक्टर भी हैरान परेशान है। कुछ दिनों से ये अननोन वायरल इन्फेक्शन का प्रभाव और उसकी वजह से कुछ मृत्यु हुई है। उसकी पहली खबर आई जो बहन को यहाँ एक खानगी अस्पताल में ट्रीटमेंट दी गई थी, उनकी देहांत हो गई। उसके बाद जिस डॉक्टर ने उनको ट्रीट किया था उनको भी इसकी वजह से ये बीमारी लागू हुई, उनकी भी अवसान हुई। आज सुबह जो नर्स बहन उनकी सेवा में थी उनको भी इसका असर की वजह से उनका देहांत हुआ है। 3 मृत्यु अब तक हुई है। इस जानलेवा वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी है। 6 गांवों में स्क्रीनिंग कर वायरस से पीड़ित लोगों को पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जरूरत है इस वायरस को रोकने की, वरना ये वायरस कई और लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि वायरस भी डॉक्टर्स के कितना अजनबी है, क्योंकि मामला सामने आया गुजरात में और पेशेंट के साथ साथ जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया उसकी भी डेथ हो गई और नर्स की भी डेथ हो गई। बड़ा सवाल कि आखिरकार ये वायरस है क्या और किस तरह से इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को। हमारे साथ डॉक्टर विनोद रैना इस वक्त स्टूडियो में हैं, हमसे लगातार इस वायरस के बारे में जान रहे हैं। डॉक्टर विनोद, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि इसका ट्रांसफर रेट क्या है, क्योंकि ये जो मामला है बहुत ही गंभीर है और ऐसा लगता है ये वायरस बहुत डेडली है, बहुत जल्दी ट्रांसफर करता है, क्या ऐसा है? सर देखिए, एक बारी जब ये वायरस एनिमल्स से ह्यूमंस में आता है, उसका जो रेट जो बढ़ने का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और इन बीमारियों में जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी का मतलब है कि अगर मान के चलिए 100 पेशेंट्स बीमार है तो उसमें 30 से 70%, 30 to 70% इज द मोर्टेलिटी। दैट मीन्स कि तकरीबन 30 से 70 पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो दैट मीन्स कि जो रेट है मोर्टेलिटी का वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका यही मतलब है कि दैट दिस डिजीज इज़ वेरी डेडली। तो वैसे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जनता को कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई भी लक्षण जो उस एरिया में, जैसे हम गुजरात की एरिया की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी लक्षण आपको फ्लू की लगे जी, तुरंत से तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको घर में किसी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो आप उसको थोड़ा सा आइसोलेट करें, बच्चों को उसके साथ ना रहने दें, और आप अपने हाथों को
प्रॉपर तरीके से धो लें। और अगर लगता है कि कोई पेशेंट डिटेक्ट हो भी गया है तो घर में मास्क को यूज़ किया जाए, अपने मुंह को ढकें और सफाई का ध्यान रखें। जितना आप प्रॉपर अपने घर में सफाई रखोगे उतना बढ़िया है। देखा गया है कि ये जो डिजीज़ है ये एनिमल्स से ह्यूमंस में आती है, तो जो जिनके घर में आप ये मवेशी हैं जी, उन घरों में सफाई का ध्यान रखें और वहाँ पर आप सफाई, जैसे आप फिनाइल हम यूज़ कर सकते हैं, फिनाइल से पोछा लगाएं या डेटॉल उसमें थोड़ा सा डाल के पोछा लगाएं और अपने हाथ बार बार धोएं जी। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है कि भाई देखिए डॉक्टर को सिम्टम्स के बारे में पता नहीं होगा, तो डॉक्टर इस बीमार के साथ जब उसने बातचीत की पता नहीं होगा तो वो भी कंटेमिनेटेड हो गया, उसके साथ में नर्स भी कंटेमिनेट होगी। डॉक्टर, मेरा एक सवाल है, जैसा कि आपने प्रिवेंशन के बारे में बताया कि क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि आप इस वायरस से अपने आप को बचा सके। प्रिस्क्रिप्शन की बात भी कर लेते हैं, दवाइयों की बात भी कर लेते हैं। क्या इस वायरस के लिए वैक्सीन भारत में मौजूद है? किस तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं और कितनी इफेक्टिव हैं? नहीं सर, अभी देखिए इस बीमारी के बारे में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जी। कुछ रशियन कंट्रीज़ में वैक्सीन बनाया गया है और उसको यूज़ वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लिनिकल डाटा नहीं है अवेलेबल कि वो वैक्सीन कैसे काम कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। और बाकी रही दवाओं की बात, एक रेबोविन एक दवा है जो कहते हैं कि ये इस बीमारी में कारगर है, वो यूज़फुल होती है जी। अभी तक तो बस यही हमारे पास एकमात्र दवा है जो रेबोविन है। यानी कि बहुत साफ है कि इस वायरस से लड़ने के लिए बहुत कम हथियार मेडिकल फ्रेटर्निटी के पास हैं। अब बना रही हमारे साथ चर्चा जारी रहेगी आपसे डॉक्टर विनोद। इधर गुजरात के कलोट गांव में तहलका मचाने वाले जानलेवा वायरस CCHF का असर नियंत्रण में है। कलोट गांव के लिए 50 सैंपल्स पुणे के नेशनल वायरोलॉजी संस्थान में जांच के दौरान नेगेटिव पाए गए हैं। इसका मतलब है कि 50 सैंपलों में से किसी में भी वायरस का असर नहीं था। इस वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए दिल्ली से एक 6 सदस्यीय टीम अहमदाबाद भेजी गई है जो जांच में जुटी हुई है। राज्य सरकार वायरस के खतरे से निपटने के लिए तमाम तरह के एहतियात बरत रही है। को जो सैंपल्स भेजे थे, पहला जो बैच था उसका उन्होंने रिजल्ट हमें दिया है और उसके मुताबिक सभी सैंपल्स नेगेटिव टेस्ट हुए हैं। उसका मतलब ये है कि ये जो एक भय था कि इसका फैलावा काफ़ी हुआ हो, वो अभी ये टेस्ट रिजल्ट्स के बाद नहीं लगता है। हालांकि उन्होंने भी बताया है और हम भी पूरी सतर्कता बनाए रखेंगे कि कहीं कोई इसके आसार दिखे तो पूरी सतर्कता से उस पर अमल किया जाएगा। डॉक्टर विनोद भी हमारे साथ स्टूडियो में है। हम उनसे भी लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉन्गो वायरस असल में है क्या, किस तरह से ये बॉडी पर इफेक्ट डालता है और उसके बाद मोर्टलिटी रेट क्या रहता है अगर ये वायरस अटैक करता है। डॉक्टर विनोद, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई वैक्सीन भारत में इसके लिए मौजूद नहीं है, दवाइयाँ कुछ एक हैं जो कि ऐसे केसेस में दी जाती हैं जब इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं कि बॉडी में ये वायरस आ चुका है। अगर किसी के अंदर इस तरह के सिम्टम्स आ जाएँ तो अब वो क्या करे और अपने आप को कहाँ दिखाए और किस तरह से वो अपने आप को दूर कर सकता है इस प्रॉब्लम से? देखिए, सबसे पहले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सबसे पहले, क्योंकि बीमारी में घबराना नहीं चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, खूब पानी पिएं। आप विटामिन C का यूज़ कर सकते हैं, आप विटामिन C ले सकते हैं और आप खूब पानी के साथ नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नींबू भी उसमें विटामिन C होता है। और जल्दी से जल्दी आप अपने आप को डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अपना खुद इलाज ना करें और केमिस्ट के पास जाके दवाई ना लें, अपना इलाज प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके कराएं। और अगर डॉक्टर आपको कहता है कि आपका सैंपल टेस्ट करना है जी, तो इससे आपको घबराना नहीं चाहिए और जल्दी से जल्दी ब्लड सैंपल देके आप अपनी जांच कराएं। डॉक्टर विनोद, आपसे चर्चा जारी रहेगी स्टूडियो में। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आप देख रहे हैं अपने अंदर तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हौसला रखिए और सारे टेस्ट जो ज़रूरी हैं वो कराइए, लेकिन हाँ, हल्के में मत लीजिए। किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन को अगर आप हल्के में लेंगे तो ये जानलेवा हो सकता है ज़रूर। डेडली वायरस यानी कि कॉन्गो वायरस की हमने यहाँ पर बात की, लेकिन डेडली हैंडराइटिंग की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलता
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट जानलेवा हैंडराइटिंग। ये जानलेवा हैंडराइटिंग किसी बच्चे की नहीं है बल्कि डॉक्टर्स की है। जी हां, किलर वायरस के बाद अब हम बात करते हैं जानलेवा हैंडराइटिंग की। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखकर आपको देते हैं उसको पढ़ पाना बेहद ही मुश्किल होता है। कई बार तो दवा विक्रेता गलत दवा दे देते हैं। गंदी हैंडराइटिंग के चलते एक साल में 7,000 लोगों की मौत हो गई। इस बात का खुलासा हुआ है एक सरकारी रिपोर्ट में। डॉक्टर को हमारे समाज में भगवान का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देना क्या सही है? ये सवाल हम यूं ही नहीं उठा रहे। दरअसल मेडिकल एरर के मामले में एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल लापरवाही के 80% मामलों में हैंडराइटिंग की गलती जिम्मेदार होती है। ज्यादातर गलतियां ऐसे मामलों में होती है जिसमें कई दवाओं के नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में हर साल 7,000 लोग इस लापरवाही के शिकार बनते हैं और ये सब होता है महज हैंडराइटिंग की वजह से। डॉक्टर जो दवाइयां मरीजों को लिख कर देते हैं उनका नाम पढ़ पाना बेहद मुश्किल होता है, जिसके चलते अक्सर मरीज को गलत दवा मिलती है और इस गलती से मरीज की मौत तक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों को उनकी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए ना कहा गया हो। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य निदेशालय ने DDU, LNJP और GV पंत हॉस्पिटल के डॉक्टरों और नर्सों को ट्रेनिंग भी दी थी, लेकिन 40 लोगों की ट्रेनिंग के बाद ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। इससे पहले सभी सरकारी अस्पतालों में प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन देने की भी योजना बनाई गई थी, लेकिन इस योजना पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया। हालांकि कुछ बड़े प्राइवेट अस्पतालों ने ये व्यवस्था कर रखी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाकी देशों में ऐसी गलतियों पर रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य है, लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई नीति नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय को चाहिए कि वो एक ऐसी नीति बनाए जिससे डॉक्टर खुद चिकित्सा संबंधी गलतियों को वेबसाइट पर डाल सकें, जिसमें डॉक्टर या मरीज का नाम होना जरूरी न हो। ऐसा नहीं है कि दूसरों का इलाज करने वाले डॉक्टरों की हैंडराइटिंग लाइलाज है, बस इसमें थोड़े सुधार की जरूरत है। डॉक्टरों की छोटी सी कोशिश हजारों मरीजों की जान बचा सकती है। बस जरूरत है हैंडराइटिंग को सुधारने की। ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर अपनी हैंडराइटिंग का इलाज नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और डॉक्टर विनोद रैना हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उन्हीं से जान लेते हैं क्योंकि रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली है। एक साल में 7,000 मरीजों की मौत इसी कारण से हो जाती है, यानी कि गंदी हैंडराइटिंग की वजह से। डॉक्टर विनोद, सबसे पहले तो चूंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ज़्यादातर देखा जाता है डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग समझ से बाहर होती है, तो क्या वो जानबूझ के ऐसा लिखते हैं या फिर वो एक चलन बन चुका है? नहीं सर, बेसिकली देखिए, जब से हम पढ़ते हैं क्योंकि बहुत बोझ होता है लेक्चर्स में जब जाते हैं, तो जब भी हमारे को लेक्चर्स अटेंड करते हैं और वहाँ पर डिक्टेशन लिखना होता है तो बड़ा फास्ट होता है। तो ये जो ट्रेंड है ये वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, एक लेक्चर में आप मान के चले 30 से 40 पेज आपने लिखने होते हैं, तो वहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट होता है जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक डॉक्टर की एक जिम्मेदारी है जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखे तो साफ साफ लिखें, सो दैट कि वो मरीज़ को भी समझ आए। और तो डॉक्टर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि अब जो प्रिस्क्रिप्शंस दिए जाते हैं उसमें ज़रूरत है कि प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए? फैक्ट है, हमारे देश में बहुत ही ये कानून पहले से आना चाहिए था। देयर शुड बी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, जिसको हम EMR कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आप जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे तो दैट विल बी इन ए प्रिंटेड फॉर्म और बहुत आसानी से केमिस्ट उसको पढ़ पाएगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि केमिस्ट भी अपने आप ही दवाई ना दें अगर उनको समझ नहीं आती हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एक टेलीफोन नंबर होता है, तो वो उठा के वो डॉक्टर को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि सर आपने क्या लिखा है। ये भी यहाँ पर मैं ये खाली डॉक्टरों के ऊपर ही ब्लेम नहीं करता, यानी कि अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता है केमिस्ट को तो वो फ़ोन करके पता कर सकता है कि जो दवा आपने लिखी है वो कौन सी है। और मरीज को भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब वो दवाई लेता है तो दवाई लेने से पहले वो एक बार देख ले कि जो ब्रांड नेम, जो दवाई डॉक्टर साहब ने लिखी, क्या ये वही दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा। नहीं, पर सवाल तो यही है ना कि क्योंकि वो केमिस्ट को भी समझ में नहीं आ पाता, तो यहाँ पर सॉल्यूशन सबसे पहला यही है कि प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन जो है वो दिया जाए। और दूसरी बात, अगर केमिस्ट को कोई कंफ्यूजन लगता है तो वो फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सफर आगे भी जारी रहेगा।